हेलो डियर स्टूडेंट, आज है एक न्यू चैप्टर जो है इन्वायरमेंटल इशू, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी इशू आते हैं, यानी कि वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे नीट में क्वेश्चन आते हैं, वो आज के चैप्टर में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि देखते हैं चैप्टर प्रोग्रेस क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन के बाद देखेंगे एयर पॉल्यूशन एंड इट कंट्रोल, यानी कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आता है ओजोन डिप्लेशन एंड लास्ट वन इज़ डिफॉरेस्टेशन। ये सारे क्या है एनवायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंट में क्या इनका रोल होता है, ये आज के चैप्टर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? तो पॉल्यूशन इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज। कैसा होता है? अनडिज़ायरेबल चेंज होता है जो फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कि आते हैं एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, इनकी वजह से जो पॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि एयर में अगर देखा जाए तो स्मोकिंग करते तो वो क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन में आ जाएगा। वाटर में क्या होता है, वाटर में हर तरीके की चीज़ें वाटर में फेंक देते हैं तो क्या होता है, पानी बेकार हो जाता है, तो वहाँ से क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन सीक्रेट हो जाएगा। तो ये सारे क्या है पॉल्यूशन। तो एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिज़ायरेबल चेंज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। तो ये जो अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, ये जो हम नहीं करना चाहते वैसे ही ये पॉल्यूशन फैल जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो एक अनडिज़ायरेबल चेंज होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो पॉल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या बताया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लिया था। कितने सन में लिया था? ये लिया था 1986। ये नीट में से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इन्वायरमेंटल एक्ट था जो गवर्नमेंट ने लिया था वो कौन से सन में लिया था, तो वो होता है 1986। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी, क्या हो जाएगा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अगर ये पॉल्यूशन एक्ट ले लिया था तो इससे क्या हो जाएगा, जो एयर है, वाटर है, ये पॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि एयर में स्मोकिंग बंद कर देंगे तो और फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं उनका धुआं जो निकलता है वो सारे अगर क्लोज कर देंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अब आता है वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर में गंदगी नहीं होगी तो वाटर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ये वाला एक्ट लिया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में देखा जाए तो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आता है नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन। 78.09% होती है। अभी तक जाना था 78% होती है, पर पॉइंट में भी होती है, वो पॉइंट को ज़्यादातर वो बोलते नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 78.09% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन देखा जाए तो 20%, यानी कि 20.94% क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आती है आर्गन। आर्गन जो होती है वो 0.93% होती है। नेक्स्ट आती है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत कम होती है, जैसे कि हो जाएगी कितनी, 0.03%। लास्ट वन आती है और भी गैसेस होती हैं, और भी गैसेस को बस मान लेते हैं कितनी परसेंट होती है, वो 0.008। बहुत कम मात्रा में अलग गैस होती है, पर सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन। अब आता है इस सारे क्या परसेंटेज बता रखा है कि जो गैसेस होती हैं उसके कितने कितने परसेंट में वो फाउंड होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या क्या इफ़ेक्ट है एयर पॉल्यूशन के? एयर पॉल्यूशन क्या है, स्मोकिंग और फैक्ट्री से धुआं निकलता है, केमिकल्स बर्न होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये देख लेते हैं। सिंस वी आर ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अवर एयर, तो क्या होते हैं, सारे क्या करते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्या लेते हैं, एयर, यानी रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं। तो वहाँ पे अगर सांस में एयर पॉल्यूटेड होगी तो कैसे होगा, सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है। इसमें आता है एयर पॉल्यूशन कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, यानी कि अगर एयर पॉल्यूशन होता है तो वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दे डिलीटरियसली अफेक्ट ऑल द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स एंड ऑफ एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन और एनिमल्स में भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफ़ेक्ट कर सकता है, उसे हानि पहुंचा सकता है, जिससे वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आता है द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज
डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोज एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक्स, यानी कि क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। घरों में देखा है, घरों में जब भी सब्जी छोंकते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वैसे अगर मिर्च डाल दे तो वहाँ पे बहुत देर धसक लग जाती है, तो सांस नहीं ले पाते, खांसते रहते हैं। किसी वजह से हो रहा है, ये भी एयर पॉल्यूशन की वजह से। वो एयर पॉल्यूशन नहीं, वो तो बस सांस लेने की वजह से जो हमारे एयर में आई थी, उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमें खांसी आई। पर अगर हमारा पूरा ही एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। अब आता है एयर पॉल्यूशन ऑल्सो रिड्यूस ग्रोथ। एयर पॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को कम कर सकती है, क्रॉप्स को ख़राब कर सकती है। कॉज प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट जो होंगे वो पहले ही बड़े होने से पहले ही क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगी, प्री मैच्योर ऑफ प्लांट के क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी क्रॉप्स होते हैं उन पर भारी नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी प्लांट्स ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो ये इफेक्ट हो गए। अब आता है कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉज है, तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्री से निकलने वाला तो क्या आ जाएगा, टॉक्सिक एफिशिएंट फ्रॉम इंडस्ट्री इंक्लूड, क्या जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2, वाटर, NO, हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट मैटर लाइक डस्ट, कार्बन, मेटल, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, सारे किससे मिलते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन से। नेक्स्ट आता है वेहिकुलर एग्जॉस्ट, व्हीकल से, यानी कि कार, गाड़ी, ये सब क्या होते हैं, इनसे धुआं निकलता है, तो ये भी किसका कॉज है, ये है एयर पॉल्यूशन का कॉज। अब आता है एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स और लोकोमोटिव्स, एयरक्राफ्ट एंड एग्जॉस्ट इन मोस्टली अर्बन एरियाज, यानी शहरों में इतनी सारी गाड़ियाँ होती है, सब क्या कर रही है, एयर पॉल्यूशन से क्रिएट कर रही है, एयर पॉल्यूशन दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंच सकती है। अब आता है बर्निंग ऑफ फोजल फ्यूल। फोजल फ्यूल जलता है तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, कंबशन मिक्सअप हो जाएगा गैसेस का। तो कार्बन कंटेंट ऑफ फोजल फ्यूल्स लाइक वुड एंड चारकोल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लकड़ी जलती है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड, और उसमें क्या निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या होते हैं, लकड़ी से धुएं से भी क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन से क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट आता है नेचुरल सोर्स। अब इसके नेचुरल सोर्स क्या है, तो सबसे पहले आता है वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फाइबर्स, नेचुरल डिके ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड गैसेस प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स और फंगल स्पोर्स। ये सारे क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं जो क्या करती हैं, एयर पॉल्यूशन इसे कॉज कर सकता है। अब आता है लास्ट वन, मेटालर्जिकल प्रोसेस। अब ये मेटालर्जिकल प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्हें क्या हो जाएगा, कॉज करेंगे एयर पॉल्यूशन की वजह से। लास्ट आता है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है एयर पॉल्यूशन को। कैसे करता है, ये अभी तक हम NCERT पोर्शन पढ़ रहे थे, क्योंकि इसमें जो चैप्टर है इसमें थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है, जो NCERT से ही पढ़ना है, NCERT से ही इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCERT पैटर्न आ जाएगा। तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, रिमूव करता है 99% पॉल्यूटेंट पार्टिकल को, किससे, एटमॉस्फेयर से। अब आता है फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, एक थर्मल पावर प्लांट होता है जो क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है, यानी जो पॉल्यूटेड एयर है उसको निकालता है। अब आता है इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स। इसमें जो वायर्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड हाई वोल्ट्स। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या होता है, हाई वोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट। ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो पॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, अपनी तरफ खींचा, और बाकी जो एयर है, जो फ्रेश एयर है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी एंड गिव देम नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, जो
पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेंगे और क्या दे देंगे वहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद आता है कलेक्टिंग प्लेट ऑफ ईपी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, कलेक्ट कर लेगा, और वेलोसिटी जो होगी एयर की बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो एनफ टू अलाउ द पार्टिकल टू फॉल ऑफ दैम। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी और वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देगा, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कितने परसेंट ले लेंगे, 99% वहाँ से पॉल्यूटेंट वहाँ से एयर से निकल जाएंगे और बाकी एयर जो हो जाएगी वो फ्रेश एयर, यानी वो एयर जो हो जाएगी उससे सांस लेने में कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी। अब आता है जैसे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो यहाँ पे क्या है, इसमें डर्टी एयर भी प्रेजेंट है और फ्रेश एयर भी प्रेजेंट है, इसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये कलेक्टर प्लेट लगी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, एक नेगेटिव चार्ज है, डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो वहाँ पे क्या जाए, डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले जैसे ही ये एयर इलेक्ट्रोस्टैटिक से जाएगी तो ये जो डस्ट पार्टिकल है और डर्टी एयर है दोनों क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बाकी जो एयर है क्लीन एयर उसे क्या करेगा, इससे रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या था, इसे कंट्रोल कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन को। अब नेक्स्ट आता है स्क्रबर। ये स्क्रबर क्या होता है, पहले से एनसीईआरटी पोर्शन से पढ़ लेते हैं एंड देन उसका डायग्राम भी देखेंगे कि उसके डायग्राम में क्या है। तो सबसे पहले आता है यूज टू रिमूव द गैसेस। सब स्क्रबर से क्या करते हैं, गैसेस को रिमूव करते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। लाइक इसमें कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करा, एग्जॉस्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है स्क्रबर से क्या करते हैं, एग्जॉस्ट इज पास्ड थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाटर और लाइम को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ से एयर एग्जॉस्ट हो जाएगी। स्क्रबर एक तरीके से स्क्रब कैसे नाम आ रहा है, स्क्रब करना, यानी कि रिमूव डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल देना। जब रिमूव पार्टिकल कराता है उसमें क्या मिला दी, गैस। गैस कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आता है गैसेज आर डिजॉल्व बाय वाटर। तो गैस किस में मिलाई, वाटर में मिलाई एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो गैस प्रेजेंट थी, जिस गैस की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे, तो स्क्रबर ने क्या करा, अपना काम करना स्टार्ट करा। कैसे करा, सबसे पहले वो जो गैस पार्टिकल थे उन्हें क्या करा, रिमूव कर दिया, जो डस्ट पार्टिकल थे उसे रिमूव कर दिया। उसके बाद वो डिज़ोल्व हो गई, जो गैस बची थी वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हुई। डिज़ोल्व होने के बाद फिर सल्फर डाइऑक्साइड की हुई एंड रिएक्ट विथ लाइम। लाइम होता है ना, लाइम चौक मिट्टी। इसके बाद एक पार्टिसिपेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड सल्फाइड। ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट एंड सल्फाइड, CaSO4 या फिर CaSO3। तो SO4 किसका है, कैल्शियम सल्फेट, और सल्फाइड का क्या है, CaSO3। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि CPCB, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। द पर्टिकुलेट साइज, इसका जो साइज़ है वो कितना है, 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा कम होता है। कैन कॉज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई और इरिटेशन हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई एंड डैमेज टू द लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये लंग्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी, बड़े होने से पहले हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या होता है, स्क्रबर अगर लगा दे तो इसमें डर्टी एयर प्रेजेंट है। डर्टी एयर के बाद इसमें वाटर लाइम स्प्रे डाली, जैसे ही वाटर लाइम स्प्रे डाली तो क्लीन एयर क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी और बाकी जो स्क्रबर लगा है वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर यानी कि डर्टी एयर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैटेलाइटिक कन्वर्टर। ये कैटेलाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, तो कैटेलाइट को जान लेते हैं। कैटेलाइट क्या होता है, या तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एयर रेस्पिरेटरी इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा, दोनों ही काम कर सकता है ये कैटेलाइटिक कन्वर्टर को लगाने के बाद। तो देख लेते हैं कन्वर्टर क्या होता है। तो जैसे आता है ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल जो होता है इससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है।
पर्टिकुलेट इन मेट्रो सिटीज़, जो यहाँ पे मेट्रो सिटी ऑटोमोबाइल में सारे व्हीकल्स आ जाएंगे, यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है कैटालाइटिक कन्वर्टर, जो होता है कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस, जो जहरीली गैस होती है उसको क्या करता है, वो रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, कम कर देता है फ्रॉम ऑटोमोबाइल से। इट कंटेन एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, इसमें एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं कौन कौन सा, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया, ये क्या लगते हैं, इसके कैटलिस्ट लगते हैं। क्या होते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। अब आता है नेक्स्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। नेक्स्ट आता है कार्बन CO एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो होते हैं चेंज किस में होता है, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लीड फ्री पेट्रोल और डीजल, जो ये पेट्रोल और डीजल होते हैं वो किस में यूज़ किया जाता है, व्हीकल को फिल्टर करते हैं विथ कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज़ करके ये क्या करते हैं, जो डीजल है उसे व्हीकल फिटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आता है लीड इन पेट्रोल इन एक्टिविटीज़ भी कैटालाइटिक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेट्रोल भी क्या हो जाएगा, ये कैटलिस्ट हो जाएगा, जो क्या करेगा ऑटोमोबाइल में रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ कर देगा, इसमें कैटलिस्ट लग जाएंगे, व्हीकल में फिल्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले नॉइज़ पॉल्यूशन होता है जो शोर की वजह से होता है, आवाज़ों की वजह से होता है। अगर जहाँ पे ज़्यादा साउंड आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉइज़ पॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि कहीं भी होम थिएटर बज जाता है, होम थिएटर हो गया, गाने हो गए, व्हीकल कितने शोर आते हैं, ट्रैफिक जब लग जाता है जहाँ होता है पी हॉर्न बजाते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे कोई भी इरिटेट भी हो सकता है। तो इसमें आता है एयर पॉल्यूशन एक्ट। इन एयर पॉल्यूशन कब एक्ट किया था, 1981 में, एंड अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज़ पॉल्यूशन। 1981 में एयर पॉल्यूशन को देखा था, फिर बाद में कौन सा आ गया, नॉइज़ पॉल्यूशन, जो कितने सन में हुआ था, 1987 से ये नॉइज़ पॉल्यूशन भी इंक्लूड कर दिया। अब आगे देखते हैं अनवांटेड साउंड, यानी कि बहुत ज़्यादा जब साउंड आते हैं, कुछ साउंड हमें अच्छे लगते हैं पर अगर वही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो इरिटेट करने लगते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अनवांटेड साउंड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसे क्या बोलते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। जो अनवांटेड साउंड आती है उसको क्या बोलेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन। एंड दैट डिपेंड लाउडनेस एंड ड्यूरेशन एंड रिदम, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आ जाती है, बहुत तेज़ आवाज़ें आ जाने लगती है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है नॉइज़ इज़ द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। नॉइज़ किसकी अमाउंट है, साउंड एनर्जी की, दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय ऑर्गेनिज। द नॉइज़ लेवल अप, नॉइज़ का जो लेवल होता है वो कितने डेसिबल होता है, 65 डेसिबल इज़ वेल टॉलरेट अबव 80 डेसिबल कॉज डिसकम्फर्ट एंड 120 to 140 डेसिबल प्रोड्यूस पेन। तो क्या होता है इसमें, डेसिबल जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, 65 से ऊपर बढ़ता है। अगर 65 पे क्या कर रहा है, टॉलरेट ऐसी मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, तो वो क्या है, टॉलरेट परेशान कर। अगर वहाँ पे 80 आ जाए तो 80 क्या करता है, वो डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगता है कि इतना ज़्यादा साउंड कैसे आ रहा है। इसके बाद आता है अगर आ जाए 120 to 140 डेसिबल, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन होने लगेगा। पेन कैसे, बहुत ज़्यादा हमें परेशान हो जाने लगेगी कि ये साउंड बंद हो जाए, और वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, हमारे कानों में पेन लगेगा, हम क्या हो जाए, बहुत चिल्लाने लगेंगे कि इसे बंद कर दो। अब आता है साउंड ट्रेवल्स इन प्रेशर वेव। साउंड को कैसे ट्रेवल करता है, प्रेशर वेव, वेव की फॉर्मेट में क्या करता है, साउंड मूव करता है, बहुत जल्दी ये मूव करता है। जैसे ये साउंड स्टार्ट हुआ, बहुत जल्दी वो कानों में पहुंचेगा, क्योंकि इससे वेव वो बहुत तेज से मूव करती हैं। एंड अफेक्ट अवर ईयर ड्रम, हमारे जो कान में ईयर ड्रम होते हैं उसे क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिटी, जो साउंड की देखेंगे, इज़ द रेट एट विच एनर्जी फ्रॉम द वेव इज़ ट्रांसफर ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। कैसे होती है ये, जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो पर यूनिट
सरफेस पर यूनिट एरिया पे डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट। यूनिट जो देखेंगे साउंड लेवल की वो क्या होता है, डेसिबल, डीबी में आती है। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका, सेम मैचिंग में भी आ सकता है ये वाले क्वेश्चन के। साउंड के जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल। आफ्टर अलेक्जेंडर ग्रामन बेल, तो पहले उसने किसने बताया था, ये अलेक्जेंडर ग्राम बेल पहले थी, उसके बाद कौन सी आ गई, डेसिबल। ये क्या है, साउंड की यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। क्या क्या ऐसे हार्मफुल इफेक्ट हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। सेकेंड, हमारी हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस में ला सकता है ह्यूमन को, किसी भी ह्यूमन को स्ट्रेस में ला सकता है। स्लीपलेसनेस हो जाएगी, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न हो जाएगा। सब किसके कारण हो रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। अब आता है परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। हम अपने जो सुनने की क्षमता है वो परमानेंट खो भी सकते हैं ये नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। ये क्या कर देगा, क्योंकि ईयर ड्रम को ये क्या करेगा, डैमेज करेगा। कैन बी कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली हाईली साउंड, जैसे बहुत तेज़ साउंड आने लगेगा तो ये ईयर ड्रम को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से हम सुन नहीं पाएंगे। ये कितने तक हो सकता है, इसका लेवल 150 डेसिबल जैसे ही पहुँचेगा या फिर उससे ज़्यादा। तो जनरेट बाय टेक ऑफ और जेट प्लेन और रॉकेट। जब भी कोई भी रॉकेट जाता है, जेट प्लेन जाता है, तो वहाँ पे बहुत तेज साउंड आता है, इतने डेसिबल आता है। अगर उसके पास कोई खड़ा हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम पर डैमेज हो सकते हैं। अब आता है क्रोनिक एक्सपोजर टू लोअर लेवल नॉइज़, परमानेंट डैमेज टू हियरिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर क्रोनिक देखे जाए तो लोअर लेवल नॉइज़ भी क्या कर सकता है, ईयर ड्रम को डैमेज करके वो परमानेंट क्या करेगी, डैमेज कर देगी हियरिंग, यानी सुनने को जो हम सुन पा रहे हैं उसको भी क्या कर देगी, बिल्कुल परमानेंटली डैमेज कर देगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग व्हीकल पॉल्यूशन। कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन एक केस है किसका, दिल्ली का है। तो वो पढ़ लेते हैं, इस केस स्टडी को कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, विद इट वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीकल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैफिक जैसे लगता है तो बहुत सारे व्हीकल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। दिल्ली लीड्स द कंट्री इन द लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है उसमें, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं। इट हैज़ मोर कार्स एंड द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर कार के जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और देन द स्टेट, यानी दूसरे स्टेट से दिल्ली में ज़्यादा है। जैसे स्टेट दूसरे कौन से हो जाए, गुजरात और वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा कार्स प्रेजेंट है दिल्ली में। इन द 1990 सेंचुरी, यानी 1990 सेंचुरी में क्या हुआ था कि दिल्ली रैंक्ड 4th अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। अगर बोला जाए कि 41 पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली भी एक ऐसी सिटी है जो आती है ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 41 पे कौन सी सिटी आती है, दिल्ली। अब आता है एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकम सो सीरियस दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पे आता है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फिटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये वाला एक्ट जो है ये चलाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या हुआ था, अंडर इट्स डायरेक्टिव द गवर्नमेंट वॉज ऑफ टू टेक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, उन्हें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया था कि जो मैस इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर द इंजर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स बसेस फ्रॉम डीजल, यानी उन्होंने बोल दिया जो बस है, बस वहाँ पे कैसे जो काले धुएं की होती है वो वाली बस चल रही थी, तो वहाँ पे वो वाली बस को कैंसिल करके उन्होंने डीजल वाली बस पहले चलती थी, उसके बाद कौन सी लगा दी, CNG वाली, कौन सी, कंप्रेस नेचुरल गैस, क्योंकि डीजल से पेट्रोल से वो जो होती है बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से काला धुआं निकलता है, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे ये बंद कर दी थी, क्योंकि एक्ट लगाया था PIL। तो इसकी वजह से जैसे ही बंद करी तो वहाँ पे उसकी जगह कौन सी गैस यूज़ हुई, कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि CNG। ऑल द बस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन
सीएनजी। फिर वहाँ पे क्या हुआ, डीजल वाली जो सारी बस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, सीएनजी में, यानी उसमें सब में बस में क्या लगा दिया, सीएनजी फिट कर दिया। कितने तक, 2002 में ही। तो यू में आस्क द क्वेश्चन एज टू वाई सीएनजी इज़ बेटर दैन डीजल। अगर क्वेश्चन आए कि सीएनजी बेटर क्यों है डीजल से, तो सीएनजी क्या करता है, नॉर्मल यूज़ होता है। द आंसर इज़ वॉट, तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो डीजल क्या करता है, काला धुआं, सीएनजी इतना नहीं करते, इसलिए सीएनजी किससे बेटर है, डीजल से बेटर है। अब आता है आंसर, देखा जाए तो सीएनजी बर्न मोर एफिशिएंटली, बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, अनलाइक पेट्रोल और डीजल। इन द ऑटोमोबाइल्स वेरी लिटिल और लेफ्ट अनबर्न। सीएनजी इज़ चीपर दैन पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल से ये सस्ता भी आता है सीएनजी। इसमें क्या होता है, कैन बी सिफॉन ऑफ द थीव्स एंड अल्टर्ड लाइक पेट्रोल और डीजल। अब नेक्स्ट आता है, प्रॉब्लम विद स्विचिंग ओवर टू सीएनजी इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर सीएनजी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, सीएनजी को सारी बसों में फिल कर दिया अलग अलग, उसमें क्या हुआ, डीजल की जगह जहाँ पे भी डीजल था वहाँ पे उसकी जगह चेंज करते हैं सीएनजी में। नेक्स्ट आता है, इसकी जो सप्लाई होने लगी कैसे हुई, पैरेलल हुई, पहले स्टेप टेकन इन द दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे सीएनजी जो है वो दिल्ली में यूज़ किया गया व्हीकुलर पॉल्यूशन की वजह से। इंक्लूड फेजिंग आउट और ओल्ड व्हीकल्स, तो उन्होंने क्या करा दिल्ली वालों ने कि जो 10 साल पहले वाले व्हीकल्स से सबको रिटायर कर दिया, यानी सबको हटा दिया। तो वहाँ पे 10 साल तक जो भी व्हीकल है, यानी 10 साल पुराने जो भी व्हीकल है वो बंद कर दिए। यूज एज अनलीस्ड पेट्रोल, जो भी पेट्रोल और डीजल को यूज़ करते थे। अब आता है यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंगनेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म फॉर व्हीकल्स। यहाँ पर क्या हुआ, व्हीकुलर पॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा क्योंकि उसमें क्या लग गई, सीएनजी लग गई। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटोमोबाइल फ्यूल पॉलिसी, तो उन्होंने एक और पॉलिसी स्टार्ट करी, हैज़ लेड आउट अ रोड मैप टू कट डाउन व्हीकुलर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटी। तो वहाँ पे इंडियन सिटी के लिए भी अलाउ कर दिया कि वो क्या करेंगे, सीएनजी वाला ही यूज़ करेंगे। मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म फॉर फ्यूल्स स्टेडली रिड्यूसिंग द सल्फर, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, सल्फर को कम करने लगा। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल एरो नॉर्म्स, सल्फर विल कंट्रोल 350 पार्ट्स पर बिलियन। कितना हो जाएगा, 350 पार्ट्स पर मिलियन। इन्होंने जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया। इन डीजल का 150 पार्ट्स पर बिलियन पेट्रोल का कम करा। ऑटोमेटिक हाइड्रोकार्बन टू बी कंटेन एट 42% ऑफ कंजर्न फ्यूल, तो यहाँ पे क्या हुआ, 42% कंजर्न फ्यूल को भी कम करा। द गोल अकॉर्डिंग टू रोड मैप इज़ टू रिड्यूस सल्फर टू 50 पार्ट्स पर मिलियन, तो वहाँ पे क्या हुआ, रोड मैप के थ्रू जो सल्फर था वो भी 50 पार्ट्स पर मिलियन कम हो गया। अब आता है इन पेट्रोल एंड डीजल ब्रिंग डाउन द लेवल टू 30%, तो वहाँ पे कितना लेवल हो गया पेट्रोल और डीजल का, 30 to 35%। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया, ये रूल लागू कर दिया कि डीजल और पेट्रोल हल बंद ही हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम कर दिया, बहुत अमाउंट में उन्होंने कम कर दिया। उसकी जगह क्या लागू करा, उन्होंने सीएनजी को लागू कर दिया। अब आता है नेक्स्ट मास एमिशन स्टैंडर्ड। मास एमिशन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, भारत की स्टेट सेकंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू यूरो सेकंड नॉर्म्स are no more applicable at other city of the India. Details of latest mass emission standard, यानी कि मास एमिशन स्टैंडर्ड देखेंगे तो जिसके 4 व्हीलर है, क्या है 4 व्हीलर, क्योंकि ये होते ना 4 व्हीलर कार में होते हैं, 3 व्हीलर ऑटो में होते हैं, 2 व्हीलर बाइक में हो जाएंगे। तो इसमें देखा गया जिसमें 4 व्हीलर है, तो भारत स्टेज 4th के सेकेंड उन्होंने क्या किया था, थ्रू द कंट्री सिंस अप्रैल 2017, क्या लगाया था, इम्प्लीमेंटेशन सिटीज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कब लगाया था, 2017 पे। फिर 2 व्हीलर्स पे भी 4th वाले स्टेज लगाया, भारत स्टेज 4th। तो इसमें भी क्या हो गया,
1 अप्रैल को लगा था। अब आता है टू व्हीलर पे कब लगा था? अप्रैल 2017 में ही ये लागू करा। थैंक्स टू एफर्ट मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। तो उसके बाद देखा गया कि जो दिल्ली में पॉल्यूटेड सिटी थी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई थी। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ए सिक्वेंशियल फॉल इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड लेवल हैज़ बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 टू 2005। तो इसके बीच में 1997 टू 2005 के बीच में देखा गया कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कम होने लगा था। तो कम होने की वजह से 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में देखा गया सब पे क्या लगा दिया, भारत स्टेज 4, जो कब कंप्लीट कर दिया था? अप्रैल 2017 पे ये देख लिया था कि यहाँ पे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम हो गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आता है वाटर पॉल्यूशन यानी वाटर क्या कहता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो वाटर पॉल्यूशन में क्या लगाया था, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लगाया था। कब लगाया था? 1974 में वॉज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेफ गार्ड आवर वाटर, यानी वाटर को सेव करने के लिए। अगर देखा जाए वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, तो देखा है गंगा जी में अगर नहाने जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर एक डुबकी लगाई, एक बार माला आ गई, दूसरी डुबकी लगाई, चुन्नी आ गई, क्योंकि ये जो आते हैं जो मरे लोगों के शायद वो चढ़ा देते हैं, चुन्नी वन्नी दिए हुए जला देते हैं, तो ऐसे गंगा में ऐसे फेंक देते हैं या फिर ऐसे बहा देते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज़ कर रही है, वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा गंदा कर रही है, देखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर पॉल्यूशन। अब आता है वाटर पॉल्यूशन के ग्राफ। तो 99.9% वाटर प्रेजेंट है, जिसमें क्या इम्प्योरिटीज़ देखी जाए, इम्प्योरिटीज़ कितनी है? 0.1%, यानी सॉलिड, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये क्या है, सॉलिड प्रेजेंट है वाटर में। कोलाइडल मटेरियल देखा जाए तो फैकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ, पेपर, फाइबर, ये सब प्रेजेंट है वाटर में। नेक्स्ट आता है डिजॉल्व मटेरियल, जैसे हो गया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, वेस्ट वाटर, कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर, यानी 99% ये सारी चीज़ें अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर पॉल्यूटेड तो हो गई। अब आता है ह्यूमन बीइंग हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू दैम ऑल काइंड ऑफ वेस्ट। पानी को वो इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं और इतना ज़्यादा वो क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन बी वॉश अवे everything, not taking organized to fact that the water bodies are our lifeline as well as other of living organisms। यानी कि वाटर पॉल्यूशन, वाटर जो होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को अगर हम खाने के बिना रुक जाते हैं, पर पानी के बिना नहीं रुका जाता। हमारे साथ क्या, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये होता है कि वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, और वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा तो उससे पानी गंदा हो जाएगा। अगर हम उसे भी पी लेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया, हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल द टेंट्स थ्रू अवे फ्रॉम द रिवर एंड ड्रेन्स ड्यू टू सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन काइंड द पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, वर्ल्ड, सब में क्या हो रहा है, पॉन्ड, लेक, सब में क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो इसमें क्या हुआ था कि एक पॉलिसी लगाई थी 1974 में कि वाटर पॉल्यूशन में एक एक्टिविटी क्या हुई थी, गवर्नमेंट ने बताया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। जो वाटर पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी लगाई, जिससे क्या हुआ, वाटर सेफ हो सके और सारे वाटर के जो होंगे वाटर रिसोर्सेज हमें बहुत ज़्यादा साफ़ पानी मिल सके। इसलिए वहाँ पे क्या लगा दी, एक पॉलिसी, जिसमें क्या हुआ, वाटर को पॉल्यूटेड नहीं करना। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज, सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवर। इसमें सीवेज देखा जाता है रिवर में, तो रिवर में क्या होता है, ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में एक साइड क्या लग रहा है, कंसंट्रेशन, दूसरी साइड क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि वाटर जितना फ्लो होगा उतनी कंसंट्रेशन कभी ज़्यादा होगी, कभी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे बायो
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो रही है, कहीं इंक्रीज हो रही है, कहीं पे डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आता है अगर कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, कंसनट्रेशन ऊपर है, तो जैसे ही कंसनट्रेशन बढ़ेगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो कम होगा, जैसे ही घटेगी तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अब आता है फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी कि पानी में मछलियाँ जो मर जाती हैं ये क्या करते हैं, रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। तो इधर के साइड क्या है, फिश किल है, इधर क्लीन वाटर है। तो देखा जाए तो दोनों पानी में से साफ़ कौन सा, इधर की साइड वाला साफ़ दिख रहा है, तो क्लीन वाटर एकदम साफ़ रहता है और डर्टी वाटर क्या हो जाएगा, गंदा। अब आता है इसमें बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉल्यूटेंट के। अगर बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिज़ोल्व ऑक्सीजन के, यानी कि अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कि ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पर पॉल्यूटेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये पॉल्यूशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीजन डिमांड के। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वेस्ट वाटर ऑल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, यानी फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं वाटर में, जैसे एल्गी हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, एल्गल ब्लूम, विच इम्पार्ट एज डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर बॉडी, अलग अलग कलर दे देते हैं वाटर बॉडीज़ में। जैसे एल्गल हो गई, एल्गल ब्लूम क्या करते हैं, डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटीज़ एंड फिश मोर्टेलिटी। सम क्या हो जाएगा, कुछ वो फ्लूमिंग एल्गी क्या हो जाएगी, एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो जाएगी ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर वेस्ट वाटर होगा तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगी ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल्स के लिए। अब आता है ब्यूटीफुल मूव कलर फ्लावर, एक उसमें प्रेजेंट हो है ब्यूटीफुल मूव कलर फ्लावर, जो क्या होता है, स्टे फ्लोटिंग प्लांट्स इन वाटर बॉडीज, ये आराम से मूव कर सकते हैं प्लांट्स वाटर में। दिस प्लांट्स विच वर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया, लवली फ्लावर्स have caused have the excessive growth by block in our a waterways। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ वाटरवेज क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसा है, पिक्टोरल व्यू ऑफ एल्गल ब्लूम, पूरे क्या है, एल्गी वाला पानी है इसमें। तो एल्गी वाले पानी में क्या हो जाएगा, एक फ्लावर है जिसे क्या बोलते हैं, इकोर्निया क्रेसिप्स, हिंदी में क्या नाम है इसका, वाटर हाइसिंथ प्लांट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, इकोर्निया क्रेसिप्स। द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक लेवल है इसमें, एक्वेटिक वीड जो होती है। अब आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं जो क्या करता है, हर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि जो फूड चेन है, फूड चेन अलग अलग फूड चेन है, अलग अलग उनका ट्रॉफिक लेवल है, तो उसकी टॉक्सिसिटी शो करता है, उसे क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए खेतों में क्या करते हैं, फील्ड में क्या करते हैं, वो वीडिसाइड या हर्बिसाइड डालते हैं। जैसे ही वीडिसाइड हर्बिसाइड डाले तो वहाँ पे क्रॉप्स के पास क्या होते हैं, फील्ड के पास कुछ रिवर पॉन्ड्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे बारिश आती है, पानी आता है, तो वो सारे कहाँ पे चले जाते हैं, वाटर में। वाटर में जैसे ही गए, जैसे ही वहाँ पे वाटर में जाते हैं तो वहाँ पे कितना था, एक आता है DDT, जो वाटर में DDT था वो 0.03% था, कितना, 0.003% अगर वाटर में मिलाया, खेतों से कहाँ चला गया, पानी में, तो वीडिसाइड हर्बिसाइड जैसे ही गया तो वहाँ पे किन्होंने खाया, जू प्लांकटन ने, तो वहाँ पे DDT कितना हो गया, 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। फिर वहाँ पे वो जो साइड थे वहाँ पे स्मॉल छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया, तो उसका DDT कितना हो गया, 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसे छोटी मछली खाया तो उससे थोड़ी सी बड़ी लार्ज फिश ने खा लिया, तो उसका DDT कितना हो गया, 2 पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में था, जब वाटर में आया था 0.003। जैसे ही उन्होंने आगे पहले जू प्लांकटन ने खा लिया, फिर बाद में फिश ने खा लिया, स्मॉल फिश ने, उसके बाद लार्ज फिश ने खाया, तो कितने पे पहुंच गया, 2 पार्ट्स पर मिलियन पे। और उसके बाद क्या करेगा, फिश ईटिंग बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो फिश खा लेते हैं। तो पहले जो फिश ने खाया था, लार्ज फिश ने खाया था, उन्हें क्या खा जाएगा, बर्ड खा जाएगा, तो वहाँ पे DDT कितना हो गया,
25 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज ऑफ टॉक्सिसिटी पर ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लेवल पे, हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। अब आता है नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यूट्रोफिकेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ER। ये क्या करती है, एक तरीके से नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ये क्या करते हैं, वाटर में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इन ए यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर। यानी कि अगर देखा जाए पानी अगर तुरंत फिल कर रहा है, यानी पास में देखा पानी एकदम क्लीन है और ठंडा भी है। सपोर्टिंग लिटिल लाइफ, उसकी क्या हो जाएगी, लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कम। और जैसे वे टाइम स्ट्रीम ड्रेनिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स मिला है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो क्या होगा, विच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेगा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ इंक्रीज कर देगा। एज द लेक फर्टिलिटी इंक्रीज, प्लांट एंड एनिमल्स लाइक बर्गन्स एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिन टू डिपोजिट एंड द लेक बॉटम। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट की जो ग्रोथ होगी, एनिमल्स की जो ग्रोथ होगी, या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। ओवर द सेंचुरीज आर सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेब्रे पाइल अप टेक ग्रोअर शेलोअर एंड वार्मर। फिर ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा होने के बाद क्या होगा, गर्म होगा, वार्म हो जाएगा। विथ वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लांटिंग देयर इज द थ्रो इन द कोल्ड मैनेजमेंट। इसके बाद आता है मार्श प्लांट। मार्श प्लांट में क्या आता है, लेक रूट्स आते हैं। लेक रूट हो गई इन द शैलोस एंड बिगन टू फिल इन द ओरिजिनल बेस lake basin. Eventually the lake gives away to the large mass of floating bags या floating plants, जैसे आ गया बॉग, फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड। फिर बाद में वहाँ पे जो पानी पहले ठंडा था, साफ़ था, वो क्या हुआ, पहले वार्म हुआ, वार्म होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, सैंड या लेक में, लैंड में। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, ये किस पे डिपेंड होता है, क्लाइमेट पे, उसके साइज पे एंड अदर फेशियर्स। द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पैन 1000 ऑफ ईयर। उसकी जो देखा जाए कि वो कितने साल तक की कैपेसिटी है, तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, 1000 ऑफ ईयर, बहुत ज़्यादा सालों तक वो डिपेंड हो सकता है लेक पर। हाउएवर पॉल्यूटेंट फ्रॉम मैन्स एक्टिविटी लाइक एफिशिएंट फ्रॉम इंडस्ट्री होम कैन रेडिएक्टिव एक्सलेट द एजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुत सालों तक रह सकता है इंडस्ट्री में, होम्स में। अब आता है दिस फिनोमिना हैज़ बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सलेट eutrophication. During the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agriculture and industrial waste. तो यहाँ पे क्या अलग अलग तरीके से वेस्ट निकलता है, कैसे सीवेज वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। द प्राइम कॉन्टेमिनेट आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट और फॉस्फेट्स में। विच एक्ट एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की तरह। प्लांट में जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, कंसमलेटेड द ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉजिंग अनसाइटली स्कम एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर्स, अलग स्मेल आ जाएगी, एंड रोपिंग द वाटर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगी। एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट फ्लोइंग इनटू अ लेक में पॉइजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लेक है उसमें क्या हो जाएगा, पॉइजन फ्लो हो जाएगा। वाइल पॉपुलेशन ऑफ फिश हुज डिकम्पोजिंग रिमेन अदर डिप्लीट द वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इन सच फैशन अ लेक कैन लिटरली चॉक टू डेथ। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, चॉक टू डेथ। अब आता है हीटेड। हीटेड को क्या बोलते हैं, एक तरीके से थर्मल भी बोलते हैं। वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग लिमिट्स। एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट। तो वहाँ पे अगर प्लांट्स में देखा जाए तो वहाँ प्लांट में जनरेट होने की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट। जो क्या करता है, अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉल्यूटेंट्स। थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म
ये क्या करता है, ऑर्गेन्स के नंबर यानी ऑर्गेन्स को कम करने का काम करता है। सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर देखा जाता है हाई होता है। एंड मे एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ को भी ये कम करता है। फिश जो होती है कोल्ड एरियाज में, बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फोना, जैसे कॉज कर देता है फ्लोरा एंड फोना को, तो फिश भी क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक केस स्टडी और आती है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। तो इसमें क्या हुआ था, वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड, तो वेस्ट वाटर में जो सीवेज था उससे क्या हो जाएगा, उसे ट्रीट किया इंटीग्रेटेड मैनर, अलग अलग मैनर में से क्या हुआ, इंटीग्रेट किया बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस। इसमें कुछ नेचुरल प्रोसेस और आर्टिफिशियल प्रोसेस स्टोर किया, जिसमें क्या हुआ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव इज द टाउन ऑफ अरकाटा, एक टाउन था अरकाटा, सिचुएटेड अलॉन्ग द नॉर्थन कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। कौन किसका था, वो टाउन जो था एरेटा, कैलिफोर्निया का। अब आता है कोलैबोरेटिंग विद द बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हुमडोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, किसमें हुआ था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हमबोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। द टेम्परेस्ट क्रिएटेड इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद अ नेचुरल सिस्टम। अगर ये नेचुरल प्रोसेस सिस्टम के थ्रू हुआ था तो उसमें क्या होता है, क्लीनिंग करा था। क्लीनिंग करा था दो स्टेज में, पहली स्टेज क्या थी, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, जिसमें क्या हुआ था, फिल्टर किया था वेस्ट वाटर को, एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन। पहला वेस्ट वाटर के लिए क्या करा था, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन दिया ना, यानी फिल्टर किया था, उसमें क्लोरीन मिक्स की थी। आफ्टर दिस स्टेज लॉट ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट, उसमें क्या होता है उसके बाद अलग अलग डेंजरस पॉल्यूटेंट थे, जैसे कि हो गया हैवी मेटल्स प्रेजेंट थे उसमें, स्टिल रिमेन्स टू कम्बाट एन इनोवेटिव अप्रोच हैज़ टेकन। इसके बाद क्या हुआ था, एक बायोलॉजिकल डेवलप हुआ था ए सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्श, उसमें कितना था 60 हेक्टेयर जो थे मार्श लैंड प्रेजेंट थे। 6 अप्रोप्रिएट प्लांट एल्गी फंजाई बैक्टीरिया वियर सीड्स इनटू दिस एरिया, उस एरिया में क्या क्या प्रेजेंट थे, एल्गी हो गई, फंजाई हो गई और बैक्टीरिया हो गए, विच न्यूट्रलाइज एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट द पॉल्यूटेंट। उन्होंने क्या करा, न्यूट्रलाइज करा, एब्जॉर्ब कर दिया पॉल्यूटेंट्स को, जिससे जो वाटर का फ्लो था वो क्या हो गया, मार्श हो गया, इट गेट प्योरीफाई नेचुरली। तो वहाँ पे जो वेस्ट वाटर था उसे, उसमें एल्गी फंजाई को रिमूव करने उन्होंने एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर था वो कैसा हो गया, प्योरीफाई हो गया। तो जो बचा था, मार्श ऑल्सो कंस्टिट्यूट ए सेंचुरी विथ अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फिशेज एनिमल्स एंड बर्ड्स। बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रेजेंट थी, फिश हो गई, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, दैट नाउ रिजाइड देयर ए सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड ऑफ आर्कटा मार्श। तो इन सिटीजन को क्या बोला था, आर्कटा ऑफ मार्श, जिसे क्या बोल सकते हैं, FOAM फोम, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट, जो किन्होंने बताया था, फोम। All this time have assumed that removal of wastewater require water. Waste require water, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो रिमूव कर दिया वेस्ट वाटर को, दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ सीवेज। वहाँ पे क्या करा, एक सीवेज को क्रिएट किया। कैन यू इमेजिन दैट अमाउंट ऑफ वाटर दैट ऑफ ह्यूमन वेस्ट, यानी देखा जाए जो ह्यूमन वेस्ट है उसका अगर वाटर में अमाउंट देखा जाए तो कितना हो गया, लाइक एक्सक्रेटा जितना निकाला गया। कैन यू इमेजिन। अब आते हैं नेक्स्ट, वन कैन सेव इफ डिडंट हैव टू फ्लश ऑफ कॉइल्ड वेल, दिस इज ऑलरेडी अ रियलिटी इकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड सस्टेनिंग सिस्टम टू इंक्लूडिंग ह्यूमन। एक्सक्रेटा यूजिंग ड्राई कंपोजिंग ऑफ टॉयलेट्स, यानी उसने क्या बोल दिया, वहाँ पे वेस्ट वाटर जहाँ पे निकाला तो वहाँ पे यूज़ करने के बोला ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स। दिस इज़ प्रैक्टिकल हाइजीन एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल है, तो वहाँ पे कौन सा लगाया, ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स। द की पॉइंट टू नोट हेयर इज़ दैट with this composing method a human excreta can be
रिसाइकल इनटू अ रिसोर्सेज, उन्होंने बोला जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो क्या हो जाएगा, रिसाइकल प्रोसेस से यूज़ कर सकते हैं। इनटू अ सोर्सेज जैसे आ जाए नेचुरल फर्टिलाइज़र विच रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइज़र। दे आर वर्किंग इकोसान टॉयलेट इन मैनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। वहाँ पे क्या हुआ, एक इकोसान टॉयलेट जो है वो यहाँ पे यूज़ करे, कहाँ पे, केरला और श्रीलंका में। अब नेक्स्ट आता है सॉलिड वेस्ट। ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो आता है इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिस्पोज करते हैं म्युनिसिपैलिटी। दे आर कलेक्टिवली फ्रॉम होम्स, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा एंड इंक्लूड पेपर वेस्ट, वाटर, प्लास्टिक हो गई और ग्लास हो गए, मेटल हो गए, रबड़ हो गए, लेदर हो गए, सब किस में आते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आता है। सेकेंड आता है सैनिटरी लैंडफिल्स। इसमें क्या होता है, दे वेस्ट आर डंप इन द ए डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कंप्रेसिंग दैम एंड कन्वर्टेड रिपीटली विथ डर्ट। ये करिए दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दिस में कॉज द प्रॉब्लम ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल फ्रॉम लैंडफिल्स टू अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को दोबारा से कन्वर्ट कर रहे हैं सीवेज के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं क्विज में फर्स्ट वाली क्विज पढ़ते हैं। तो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ नेचुरल पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन का कौन सा वाला है, इसमें से कॉज नहीं था। ऑप्शन 1 आता है वॉल्केनिक एरप्शन, यूवी रेडिएशन, फॉरेस्ट फायर या फिर मरकरी। तो देखा वॉल्केनिक एरप्शन भी था, यूवी रेडिएशन भी था, फॉरेस्ट फायर भी था, लास्ट मरकरी। तो मरकरी इज़ अ कॉज, क्या हो जाएगा, मरकरी इज़ नॉट अ कॉज ऑफ नेचुरल पॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। कौन से ईयर में क्या था, वो क्या था 1986 में। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में।